नमस्कार प्यारे साथियों, मैं टॉपर गाइडेंस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम जीके के टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। आज का पहला प्रश्न है, भैंस के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? इसका सही आंसर आपको जल्द से जल्द बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 7.5। 7.5 इसका सही आंसर है। आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि भैंस के दूध में फैट की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो आप लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि गाय के दूध में वसा की परसेंट कितनी होती है। तो वसा की परसेंट गाय के दूध में होती है 4.5%। वैसे तो ये डिपेंड करता है गाय की नस्ल पे कि कौन सी नस्ल की गाय है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि दूध में वसा की मात्रा कितनी है। वैसे अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं तो इसका परसेंट होता है 4.5 से लेके 6% तक। बाकी नस्ल पर डिपेंड करता है। इसीलिए हमारे फैमिली मेम्बर्स भी हमें कभी कभी बोलते हैं कि आप गाय का दूध पिया करो, भैंस की दूध पियोगे तो आपकी बुद्धि मोटी हो जाएगी। तो ये बहुत सारी बातें साइंटिफिक हैं जो हमारे घरों में कभी कभार होती रहती हैं। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो बहुत प्राचीन काल से ही साइंटिफिक रही है। भला बहुत सारी चीज़ें हमारे रूढ़ितावादी से भी जुड़ी हुई हैं, पर बहुत सारी चीज़ें हमारे भारतीय संस्कृति में आज भी बहुत ही वैज्ञानिक और सटीक हैं। तो चलिए चलते हैं इस अगले प्रश्न पर। वेक्टर अर्थात सदिश राशि का उदाहरण क्या है? इसमें से आपको सदिश राशि का उदाहरण बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बेग। इसका जो सही आंसर है वो क्या है? बेग। सदिश राशि क्या होती है आपको मैं बता देता हूँ। तो सदिश राशि होती है, सदिश राशि वह राशि होती है जिसमें परिणाम, क्या परिणाम, परिणाम और दिशा दोनों की ज़रूरत होती है, उसको हम सदिश राशि बोलते हैं। और एक राशि होती है अदिश राशि। तो ऐसी राशि जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिणाम होता है और दिशा नहीं होती। क्या नहीं होती? दिशा। उसको कहते हैं अदिश राशि। तो इसमें से जो वजन, तापमान और लंबाई ये सभी अदिश राशियाँ हैं, जबकि वेग एक सदिश राशि है। क्योंकि वेग एक निश्चित दिशा में होता है, इसलिए इसको सदिश राशि कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक में परमाणु क्रमांक किसको दर्शाता है? तो आपको एटॉमिक नंबर न्यूक्लियस में कौन दर्शाता है तो यह आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रोटॉन। इसका सही आंसर है प्रोटॉन। आप सभी जानते हैं कि किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और इसके जो बाहरी कक्षा में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं। जो किसी भी न्यूक्लियस का जो एटॉमिक नंबर होता है वो उसके प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता है। तो ये इससे जुड़े महत्वपूर्ण पहलू थे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक हाइड्रोजन परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? ऑप्शन इस 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों, आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है, सॉरी, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी माइक्रोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी राइबोसोम। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्लोरोप्लास्ट। इसका जो सही आंसर है वो है क्लोरोप्लास्ट। क्या है क्लोरोप्लास्ट? आप सभी जानते हैं, हरित लवक। हरित लवक, हरित लवक से आप समझ ही गए होंगे कि आप पेड़ों की बात चल रही है। तो पेड़ों में क्या होता है? पादप कोशिका होती है। तो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल नहीं पाया जाता।
हरित लवक में एक और तत्व पाया जाता है मैग्नीशियम, ये आपको याद रखना है। ये इससे जुड़े हुए क्लोरोप्लास्ट से कुछ महत्वपूर्ण पहलू थे। तो हम ऑप्शंस का भी थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। तो इसका जो माइक्रोकॉन्ड्रिया है वो क्या है? पावर हाउस, कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं हम माइक्रोकॉन्ड्रिया को, पावर हाउस कहते हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री फैक्ट्री कहते हैं इसको। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है? कि जो सेल को संतुलित करने का काम करती है, कोशिका को संतुलित करने का काम कौन करती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि ये एक सेल है तो इसके चारों तरफ ये झिल्लियां टाइप की बनी होंगी और ये एक सेल को बीच में कंट्रोल कर रही है। तो ये सारी ये होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलू यही थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। ऑप्शन 5 है, सॉरी प्रश्न नंबर 5 है, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर खालिस्तान के कारण हटता नहीं है। मेज पर रखी पुस्तकों का ढेर खालिस्तान के कारण हटता नहीं है। तो इसका सही आंसर है जड़त्व। स्थिरता के जड़त्व के कारण कोई भी जो वस्तु है वो रखी है वो हटती नहीं है। न्यूटन के आपने 3 लॉ पढ़े होंगे, उनमें से जो पहला लॉ है वो है जड़त्व का लॉ। तो नियम उसी के आधार पर जो मेज की वस्तुएं हैं जब तक उन पर कोई भारी बल नहीं लगाया जाएगा वो नहीं हटेंगी। तो ये जड़त्व पर डिपेंड करता है। बाकी F बराबर माँ दूसरा नियम है, जबकि तीसरा नियम है विपरीत प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ये न्यूटन के 3 लॉ हो गए। तो अगला प्रश्न है, चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर पड़ेगा? जो चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर पड़ेगा? वजन लिख रहा है लेकिन ये है वजन। क्या है? वजन। तो ये बढ़ेगा, घट जाएगा, बाहर नहीं बदलेगा, बढ़िया घट जाएगा। सॉरी, ऑप्शन थोड़े गलत डाले हैं। बाहर पर बिल्कुल नहीं बदलेगा, जो वेट है वो बिल्कुल नहीं बदलेगा। चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर कोई डिपेंड नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये इसका सही प्रश्न आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 7 है, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? ऑप्शन 1 है कर्मचारी की सेवा शर्त, ऑप्शन 2 है कर्मचारी की संख्या, ऑप्शन 3 है कि गतिविधि की प्रकृति नहीं, ऑप्शन 4 स्वामित्व। स्वामित्व के आधार पर हम किसी भी सेक्टर को बांटते हैं। हम सभी जानते हैं कि 2 सेक्टर होते हैं किसी भी देश में। एक होता है पब्लिक सेक्टर जिसको निजी क्षेत्र कहते हैं, पब्लिक सेक्टर। दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर होता है उस पर सीधा कंट्रोल सरकार का होता है, गवर्नमेंट का। जबकि जो प्राइवेट सेक्टर होता है पर 2 व्यक्ति का कंट्रोल होता है, कुछ गवर्नमेंट का और कुछ प्राइवेट सेक्टर का, जो निजी लोग होते हैं उनका। साथ में सहकारी रूप से सरकार और कोई प्राइवेट कंपनी भी इसे मिलकर चलाते हैं। तो ये प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आ जाता है। तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का वर्गीकरण हम स्वामित्व के आधार पर करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अब तक मुद्रित नोटों में उच्चतम मूल्य का नोट क्या है? तो इसका उच्चतम मूल्य का नोट जो अभी तक आ चुका है वो है 10,000 का नोट। किसका? 10,000 का नोट। आरबीआई द्वारा अभी तक 10,000 का नोट ही अधिकतम छापा गया है, इससे अधिक नहीं छापा गया है। हाल ही में 500 का नोट तो चल रहा है, लेकिन अभी 1000 का नोट तो हमने हटा ही दिया है। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि अभी हाल फिलहाल में कौन सा नोट नहीं चल रहा है? तो 1000 का नोट नहीं चल रहा है। आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि 1 रुपये के सिक्के या 1 रुपये के नोट और सभी सिक्कों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के होते हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी के, सॉरी, फाइनेंस सेक्रेटरी के उस पर हस्ताक्षर होते हैं
फाइनेंस सेक्रेटरी के इस पर हस्ताक्षर होते हैं, वित्त सचिव के। तो इसका मतलब है कि सीधा सीधा इसका मतलब है कि ये भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं, भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं। जबकि सभी नोट किसके अंतर्गत आते हैं? सभी नोट किसके अंतर्गत आते हैं? आरबीआई के अंतर्गत आते हैं। बात यहाँ पर आरबीआई की आ चुकी है, तो मैं कुछ जानकारी आरबीआई के बारे में बता देता हूँ। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल को 1935 को। आरबीआई के जो अभी गवर्नर हैं 25वें नंबर के शक्तिकांत दास, 24वें नंबर के थे उर्जित पटेल और 23वें नंबर के थे रघुराम राजन। ये आरबीआई की बातें हो गई कुछ। आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। तो ये इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलू हैं। ऑप्शन 9 है, सॉरी, प्रश्न संख्या 9 है, नासा का मुख्यालय स्थित है। जो नासा का मुख्यालय है वो है वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्यालय है। ये है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। कहाँ की? अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। नासा एक अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, यह आपको याद रखना है। तो इसके साथ आपको ये तो हो गया कि नासा स्पेस एजेंसी है, तो आपको कुछ देशों की और स्पेस एजेंसियां याद रखनी है, जैसे कि मैं आपको बता ही देता हूँ। तो हाँ, ये याद, इसमें थोड़ा ऑप्शन का विश्लेषण कर देता हूँ मैं। न्यूयॉर्क में है यूएनओ, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात आई तो इसका जो स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी, 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे भी मनाते हैं। तो अब कुछ महत्वपूर्ण जो स्पेस एजेंसी हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे प्यारे भारत की इसरो, आप सभी जानते हैं के सिवान बेंगलुरु इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद आती है CSA, कनाडा स्पेस एजेंसी। इसके बाद आता है जाक्सा। जाक्सा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो वो है जापान की। इसके बाद आती ESA, यूरोपीय स्पेस एजेंसी। तो ये है पूरे यूरोपीय यूनियन की। बाकी अपना एक बड़ा ही मित्र रोस्कमॉस, ROSCOSMAS, रोस्कमॉस, ये है रसिया की। तो ये आपको याद रखनी है कुछ। आपका आज का लास्ट प्रश्न और बहुत ही इम्पोर्टेंट, भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में किस यान से गई थी? तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है कोलंबिया। जो कल्पना चावला है वो कोलंबिया यान से अंतरिक्ष में गई थी। हमारे लिए दुर्भाग्य की बात ये हुई कि जब वो आते वक्त उनकी मृत्यु हो गई थी। ये बड़ी ही दुखद रही। लेकिन इन्होंने सबसे पहले अपनी भारतीय मूल की हैं जो स्पेस में गई थी। भारतीय मूल की जो पहली महिला पूछी जाती है अंतरिक्ष यात्री जो जिंदी लौटी, तो वो थी सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम ये भी भारतीय मूल की थी। सुनीता विलियम्स ये भी थी। पूछा जाता है कि पुरुषों में कौन गया था? तो राकेश शर्मा जी, राकेश शर्मा गए थे। कौन? राकेश शर्मा। सोयूज T11 से गए थे। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। चलिए मिलते हैं कल।